नमस्कार एवरीवन। मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। रिलेशनशिप हीलिंग के इस सीरीज़ में पार्ट 3 में हम आपसे बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के तीसरे स्टेप में कि कैसे किसी भी अच्छे खासे रिलेशनशिप में कैसे डिस्टेंस क्रिएट होती है, क्यों लोग एक साथ रहने के बावजूद डिस्कनेक्टेड फ़ील करते हैं। जैसे पार्ट 1 में हमने बात की फीलिंग अनलव्ड की कि अपने रिलेशनशिप में होते हुए अच्छे रिलेशनशिप में भी रहने के बावजूद इंसान अनलव्ड फ़ील करता है। सेकंड स्टेप में जब अनलव फील करता रहता है तो नेक्स्ट स्टेप सीरीज में हमने बात की कि उनके बीच में किस तरीके से ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं और ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होने के पीछे कौन कौन से रीजन है वो लास्ट वीडियो में हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे जब कोई इंसान अनलव फील करता है या ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं, उसी केस में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिलेशनशिप में, उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या है? थर्ड पार्टी है, नॉर्मल अगर कॉमन सी लैंग्वेज में हम बात करें तो कहेंगे दो के बीच में तीसरा। दो के बीच में तीसरा वो किसी भी एरिया में हो सकता है। एक रिलेशनशिप मतलब आपका एक पर्सनल रिलेशन हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उस रिलेशनशिप में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी दो लोगों की बात हो तो सिर्फ दो ही हो, तीसरे को जगह नहीं मिलनी चाहिए उसमें। जब भी तीसरे को जगह मिलती है तो ज़्यादातर केसेस में बात बिगड़ जाती है बनने की बजाय। जो रिलेशन जितना खराब दिख रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है और वो समझ में भी नहीं आता कि एक्चुअली हुआ क्या। क्योंकि जो तीसरा पर्सन आता है वो इन जनरल वो दिखाई तो ऐसे ही देता है कि वो चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा है, बता उसको बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर रिलेशनशिप दो का है तो उसे सुलझाना भी दो को ही चाहिए। अगर फिर भी नहीं संभल पाता है तो किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपके रिलेशनशिप से उसे कोई मतलब ना हो, ना वो आपको जानता हो, ना आपके पार्टनर को जानता हो, या किसी जो भी जिस व्यक्ति के बारे में भी आप बात कर रहे हैं वो उन दोनों में से किसी को ना जानता हो, ताकि वो बायस ना हो पाए। ऐसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है, हम लोग इन जनरल अगर रिलेशनशिप की बात आती है तो फैमिली मेंबर्स होते हैं या जान पहचान के लोग होते हैं रिलेशन में, फ्रेंड्स में होते हैं, इनसे हम लोग इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं, सजेशन ले लेते हैं या उन चीज़ों पे बात करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं अब सामने आप बात करेंगे तो सामने से एक राय निकल के आती है और वो सारी चीज़ें, वो एक थर्ड पार्टी, ये तो एज़ अ पर्सन हो गया, कि वो पर्सन एज़ अ थर्ड पार्टी उस रिलेशनशिप में काम करने लगता है। लेकिन थर्ड पार्टी केवल एक पर्सन ही नहीं होता है। थर्ड पार्टी कैसी-कैसी होती हैं, आज हम उस पे भी बात करने वाले हैं। एक्चुअली जब भी कोई 2 लोगों के रिलेशन में कोई भी ऐसी तीसरी चीज़ जो वहाँ पे ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, वो थर्ड पार्टी है। कई बार होता है 2 लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं, अगर हस्बैंड उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, उसको मनी दिख रहा हो, इमोशंस ना दिख रहे हों, तो उसका जो एम्बिशन है, वो थर्ड पार्टी का रोल निभाने लगता है। वाइफ अगर ओवर डिज़ायर वाली हो और हस्बैंड नॉर्मल सा हो, जिसको सिंपली अर्न करना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर वाइफ उसमें ओवर डिज़ायर क्योंकि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं इस तरह की, तो वहाँ पे उसकी जो डिज़ायर होती है, वो थर्ड पार्टी का रोल निभाती है। उसी तरीके से अगर कोई इंसान अपने पास्ट ट्रॉमा को लेके बैठा है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की कि पास्ट लाइफ के या इसी लाइफ के पास्ट के जो ट्रॉमास होते हैं, बिट्रेयल होती है या जो अबंडनमेंट इश्यूज होते हैं, खुद को इनफ ना समझना या इस तरह के छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज भी थर्ड पार्टी का रोल निभाते हैं। हिडन तरीके से वो दिखाई नहीं देते हैं कि कैसे निभाते हैं, किस तरीके से, क्योंकि वो दिखते तो है नहीं, इसीलिए इंसान उसको थर्ड पार्टी का नाम नहीं दे पाता है। लेकिन एक्चुअली अगर थर्ड पार्टी का रोल कोई सबसे ज्यादा निभाता है तो वो हमारे अंदर के फियर, हमारे अंदर की इश्यूज निभाते हैं। और अगर वो थर्ड पार्टी का रोल निभाते भी हैं तो वो हमारी ही वजह से निभाते हैं, क्योंकि हम उन्हें अलाउ करते हैं कि वो हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल निभाएं। उस वो अगर इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होती है 2 लोगों के बीच में, तो उनके बीच में जब आप जैसे नॉर्मल अगर बात करते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ एनी हेल्दी रिलेशनशिप। तो अगर हेल्दी रिलेशनशिप है, उसमें अगर कम्युनिकेशन गैप आ गया, तो कम्युनिकेशन गैप एक थर्ड पार्टी का रोल निभा रहा है। अगर इंसान कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो उसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ थर्ड पार्टी का रोल वही निभा रहा है। उस थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कैसे किया, ये भी बात करेंगे। एक्चुअली थर्ड पार्टी में आप किसी भी एनर्जी को ले सकते हैं, कोई भी एनर्जी हो, जो वहाँ पे काम कर रही है, वो थर्ड पार्टी का रोल निभा रही है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी डिज़ायर्स हो सकती हैं, एम्बिशन हो सकते हैं, लो दोनों के अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं। कोई अगर आइडियल बिलीफ सिस्टम का है या किसी के साथ है कि उसको चेंज पसंद है, डायनामिक लाइफ में रहना पसंद है, किसी को स्टैग्नेंट लाइफ पसंद है, तो वो सारी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो थर्ड पार्टी का रोल निभाने लगते हैं। लेकिन अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन में भी होता है कि कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ससुराल वाले या मायके वाले जो लोग होते हैं, हम नॉर्मली कहते हैं कि जो लड़की होती है उसके ऊपर मायके का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है या लड़के के ऊपर उसकी फैमिली का, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। कई बार होता है कि वहाँ पे वो चीज़ों को अच्छा करने के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं। और बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे इंसान, जैसे अगर एक वाइफ है, वाइफ के अंदर इनसिक्योरिटी है अपने हस्बैंड को लेके, तो वो इनसिक्योरिटी भी डेवलप क्यों होती है? क्योंकि वो पूरा का पूरा हक अपने हस्बैंड पे समझ नहीं पाती है। वो जब पूरा राइट उसको नहीं मिलता है तो उसके अंदर एक फ़ियर होता है कि ये मेरा पूरा है, लेकिन पूरा नहीं है। और वो धीरे-धीरे वो फ़ियर बढ़ने लगता है, और क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो टाइम या जो एनर्जी इसको अपने फैमिली लाइफ़ में देनी चाहिए, रिलेशनशिप में देनी चाहिए, वहाँ ना देके वो कहीं और भी देता है, जहाँ पे उसको बँटा हुआ फ़ील होता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है कि बैलेंस करके चले, इधर भी करे, उधर भी करे, जो बैलेंस मतलब जो एक्चुअली हर एक रिलेशनशिप की अपनी एक डिग्निटी है, अपनी एक जो वैल्यू है। अगर उस वैल्यू को समझ के किया जाए कि अगर फैमिली है, पेरेंट्स हैं, भाई-बहन हैं, उनकी अपनी जगह है, वाइफ या हस्बैंड की अपनी जगह है। अगर एक की जगह पे दूसरा, जगह का मतलब ये है कि जो
वैल्यू है, उस वैल्यू में अगर एक की वैल्यू कम होकर दूसरे में एड ऑन होने लगे, तो जो पहले वाला है उसके अंदर ऑब्वियसली वो इनसिक्योरिटी आएँगी ही आएँगी, और वही इनसिक्योरिटी थर्ड पार्टी का रोल निभाने लग जाती है। ये इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो थर्ड पार्टी का रोल निभाती हैं, और उनमें इन जनरल हम लोग क्या कर देते हैं कि जब भी कुछ बात होती है, तो बहुत सहजता से कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अपना है, ये मुझे अच्छे से समझा लेगा क्योंकि इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ये हम लोग बहुत सारे तरीकों से अपने आप को अगर इंसान परेशान होता है किसी चीज़ को लेके, रिलेशनशिप में इश्यूज़ अगर आते रहते हैं, टाइम टू टाइम वो चीज़ें बढ़ती चली जाती है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ या डिस्टेंस बढ़ती जाती है, तो इंसान परेशान होकर ऐसी चीज़ों में हेल्प ले लेता है। लेकिन ऐसी हेल्प मिलने में आपकी प्रॉब्लम सुलझेगी या और बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कैसे होती हैं? अगर बात करें कि थर्ड पार्टी दिख रही हैं लाइफ में, तो वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, वो कहाँ से आती हैं? अगर इन जनरल मान के चलें कि रिलेशनशिप में, ऐसे तो सारे रिलेशनशिप जहाँ भी इंसान बहुत ज़्यादा अटैच है, कोई भी रिलेशनशिप हो जहाँ प्यार बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे थर्ड पार्टीज़ मैनिफेस्ट होती हैं। और वो कैसे होती हैं? मैनिफेस्ट वर्ड यूज़ करने का मतलब ही है कि ये सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड से ही गवर्न हो रहा है, वहीं से जनरेट हो रहा है। जो भी थर्ड पार्टी है, वो आपको दिख रही है प्रत्यक्ष में, क्योंकि वो आपके माइंड में है। अगर वो आपके ब्रेन में नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप से वो दिखेगी भी नहीं। लेकिन इसके पीछे जनरेट होने के पीछे रीज़न और भी कुछ होते हैं। जैसे अगर 2 लोग के इश्यूज़ को मान लें, अगर 2 हस्बैंड वाइफ के उसमें ही लेके चलते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, उनके केस में किस तरीके से थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती हैं। तो उनमें पहला रीज़न आता है अबंडनमेंट इश्यूज़। अगर एक पर्सन को शुरू से ही, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में बात की अबंडनमेंट इश्यू की, कि इंसान अगर बचपन से ही अगर इमोशनली नेग्लेक्ट किया गया हो, उसके इमोशंस को वैल्यू ना दी गई हो, और उसे कभी भी ये फील ना कराया गया हो कि सामने वाला जिस भी व्यक्ति से वो प्यार करता है, वो व्यक्ति भी उसको उतना ही प्यार देता है या इमोशनली अवेलेबल रहता है। जब भी उसे जरूरत पड़ी है वो इमोशनली अवेलेबल था। अगर ये फीलिंग उसके अंदर नहीं है, तो इसे कहेंगे इमोशनली नेग्लेक्टेड पर्सन। जब भी उसे इमोशंस की ज़रूरत पड़ी है, उसके इमोशंस की वैल्यू नहीं की गई है, उसको वो इमोशनली सैटिस्फाई नहीं किया गया है। कोई बच्चे से बड़ा हुआ होते-होते फैमिली के बाद वो सोसाइटी में भी सेम चीज़ उसने फेस की हो, फ्रेंड सर्कल्स में भी सेम चीज़ फेस की हो, कॉलेज में या जहाँ भी उसने रिलेशनशिप में, जहाँ भी 2-4 लोगों के बीच में वो आया, वहाँ पे अगर इमोशन का ऐसे वहाँ पे नेग्लेक्ट या इग्नोरेंस उसने फेस किया, तो ये इश्यू उसके अंदर आ जाता है। उसको इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं आता कि उसके इमोशंस को वैल्यू दी जा रही है या दी जाएगी। तो वही चीज़ अगर 2 लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक के अंदर ये इश्यू है, तो वो सामने से पहले ही, जब भी उसको अगर थोड़ा-सा भी कमी फ़ील होगी, ज़रा उसको अगर एक एक्सपेक्टेशन रहेगी उसके साथ कि मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो सामने से मुझे मिलेगा। इस चीज़ पे उसको खुद का भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने कभी भरोसा पाया ही नहीं, तो उसके अंदर वो भरोसा होता ही नहीं है। जब वो ट्रस्ट नहीं होता, अगर सामने वाला व्यक्ति उसको 100% भी अपना दे रहा हो, लेकिन फिर भी उसे 100% भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वो भरोसा उसके अंदर 100% नहीं है। जब 100% नहीं है, तो उसके अंदर एक डाउट हमेशा बना रहेगा। क्योंकि प्यार हमेशा रुकता नहीं है, वो चला जाता है, या जिस भी व्यक्ति से इमोशंस की आप एक्सपेक्टेशन लगाइए, वो तोड़ देता है, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता है, सामने वाला पर्सन भी चला जाएगा। भले ही सामने वाला पर्सन डेडिकेटेड हो आपके लिए 100%, फिर भी आपको भरोसा नहीं आएगा। और यही चीज़ सबकॉन्शियस तरीके से आपके माइंड में है, ये चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। एक्चुअली यूनिवर्स इसी तरीके से काम करता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे कहें कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पाने की इच्छा रखते हैं कि कोई चीज़ पाने की इच्छा है, लेकिन खुद को उसके लिए डिज़र्विंग नहीं समझते, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकती। उसको पाने के पहले आपको उसके लिए डिजर्विंग फील करना होता है। तो अगर आप जो सामने वाला पर्सन है उसके लिए खुद को डिजर्विंग फील करते हैं कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, तो सामने वाला आपके लाइफ में ऑलरेडी है। इस चीज़ को जब आप फील कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में रहता है। लेकिन अगर सामने ही व्यक्ति आपके है, दिख रहा है कि वो अपने 100% दे रहा है, फिर भी आपके मन में डाउट है, तो वो डाउट एक डिस्टेंस क्रिएट करता है, और वो धीरे-धीरे वो डिस्टेंस क्रिएट होती चली जाती है। तो डिस्टेंस केवल एक साइड से तो हो नहीं रही है। अगर आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इमोशनल सोच के ही, थॉट में ही कि वो सामने वाला व्यक्ति 100% लॉयल नहीं है, या उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, या चला जाएगा, या मुझे मिलता नहीं है, मुझे इतना प्यार मिलता ही नहीं है, कोई मुझे इतना प्यार देता ही नहीं है। कई तरह के थॉट हो सकते हैं। ये सारे थॉट डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, इमोशनल डिस्टेंस। और ये इमोशनल डिस्टेंस जैसे-जैसे क्रिएट होती है, आपकी एक पर्सन की अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि उसके अंदर भी ट्रस्ट इश्यू है, सामने वाला पर्सन 100% दे के भी सैटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं दोनों के बीच में एक गैप आएगा, इमोशनल गैप कह सकते हैं, जहाँ पे वो एक पर्सन समझा नहीं पाएगा कि उसे ट्रस्ट क्यों नहीं आ रहा, दूसरा समझ नहीं पाएगा कि मेरे 100% देने के बाद भी इसे ट्रस्ट क्यों नहीं आ रहा। तो वो उसको भी तो इमोशन चाहिए, हर इंसान को चाहिए। तो अगर एक तरफ वो सैटिस्फाइड नहीं होता है, तो कहीं न कहीं उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी कहीं और बन जाती है, या फिर अगर वो इमोशनल डिपेंडेंसी ना ढूँढे, फिर भी वो लॉयल रहे 100% कि ठीक है नहीं मिल रही है, लेकिन उसके अंदर एक लैक की फीलिंग आ जाती है कि मेरे देने के बाद भी वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है। 100% वो दे रहा है, फिर भी नहीं मिल रही है। तो या तो वो अनसैटिस्फाइड रह जाएगा, या किसी तीसरे रिलेशन में चला जाएगा, किसी दूसरे रिलेशन में तीसरे पर्सन के पास, तो वो थर्ड पार्टी बन गई। या फिर अगर ये फिर भी 100% लॉयल पर्सन की अगर ट्रस्ट इश्यू है, वो डाउट कर रहा है, सामने वाला पर्सन कुछ भी कर रहा है, लेकिन अपना 100% देना इसने नहीं छोड़ा, तो भी उनके बीच में जो ट्रस्ट इश्यू है, वो थर्ड पार्टी का रोल निभाता है, इन दोनों को कभी भी करीब नहीं आने देता है। मतलब वो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में नहीं चलने देता है। एक तो ये सामने से उसे कभी ये फील कराया ही नहीं गया कि तुम्हारे इमोशंस की कोई वैल्यू है। और जब उसको ये फील कराया नहीं गया, तो उसके अंदर वो ट्रस्ट आ नहीं पाया, और उसकी वजह से एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में वहाँ पे वो ट्रस्ट इश्यू डेवलप हो जाते हैं, और इसी तरीके से वो थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो जाती है।
इसी तरीके से इसी केस में बात करें कि अगर इमोशनली नेग्लेक्टेड इंसान है, कोई भी इंसान है इमोशनली नेग्लेक्टेड है, अगर उसके इमोशंस को नेग्लेक्ट किया गया है या कभी वैल्यू नहीं दी गई है, तो कई बार होता है कि उसे जो इमोशंस होते हैं उन इमोशंस पे ही भरोसा नहीं होता। भले ही वो किसी रिलेशनशिप में चला जाए, लेकिन उसके अंदर वो जो ट्रस्ट होता है, कहते हैं कि 100% लॉयल्टी पे ट्रस्ट कर लेना कि कोई इंसान किसी के लिए 100% लॉयल हो सकता है, कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है या प्यार जैसी कोई चीज़ ऐसी होती भी है, इस तरह की चीज़ों पे उसको डाउट आ जाते हैं। तो भले ही वो शो ना करे, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ रह जाती है, इस तरह की चीज़ें होती नहीं है। सामने वाला अगर दिखा रहा है तो कहीं न कहीं उसका अपना कुछ मोटिव है या कुछ अपनी उसकी डिज़ायर्स हैं जिसकी वजह से वो सामने से कर रहा है। भले ही सामने वाला पूरी तरीके से प्यार के कारण कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ भरोसा नहीं हो पाता। तो कुछ इस तरीके से भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं कि इंसान खुद को खुद से ही दूर कर लेता है। वो ये मान के बैठा होता है, उसके अंदर का एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि इस तरह की चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो वो उन चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेता है, खुद को डिस्टेंस पे रखता चला जाता है और जिसकी वजह से वो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। और जब अपने अंदर की वो चीज़ भी उसके माइंड के अंदर चल रही चीज़, जो भी थॉट चल रहा है, वो बिलीफ सिस्टम वहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल निभाती है, जो उसको उसके सामने वाले पर्सन के पास जाने नहीं देती है। और अगर वहीं पे वो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होती रहती है, तो फिर वापस से उसकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो जाती है। और जैसे ही थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है, उसका वो बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मुझे तो पता ही था कि ऐसे ही होता है, क्योंकि वो उसके कारण ही मैनिफेस्ट हुई। उस चीज़ को समझ नहीं सकता कि मेरे माइंड में पहले चला, बाद में मेरी लाइफ में आया थर्ड पार्टी। लेकिन अगर वो पहले से इस चीज़ को अगर अवेयर होकर सोच लें कि जो चीज़ें हमारे अंदर चल रही हैं, उनके पीछे का रीज़न समझे कि मेरे अंदर अगर ये बिलीफ सिस्टम है कि प्यार नहीं होता, पूरी दुनिया इसी के भरोसे चल रही है, और अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो उसके पीछे का रीज़न होता है कुछ। उस रीज़न को जब समझेंगे कि नहीं होता है, एक्चुअली जो पास्ट ट्रॉमास और बिट्रेयल्स होते हैं, जो पास्ट लाइफ की चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं सबकॉन्शियस माइंड पे, जिसके कारण इस तरह की चीज़ें इंसान के मन में होती हैं। इसी से मिलता-जुलता एक पैटर्न होता है, जिसे कहते हैं खुद को सेल्फ सैबोटाइज़ कर देना। जैसे अगर कोई इंसान, जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है, ये उस पे लागू होता है कि जैसे अगर इंसान बार-बार जला हो, तो उसको दूध जैसी चीज़ दिखने वाली जो चीज़ रहती है ना, उससे भी डर लगता है उसको। तो क्या करता है, कई बार होता है कि फूँक-फूँक के पी लेता है, और अगर वही उस चीज़ को डर के मारे कि कहीं वो मुँह ना जला दे, उसको अपने आप से दूर कर दे। इसे सेल्फ सैबोटाइज़ कहते हैं। अगर एक रिलेशनशिप में कभी किसी इंसान ने बार-बार एक ही धोखे को या बार-बार एक ही तरह के पैटर्न्स को फेस किया है, तो ठीक है, बार-बार उसको इस तरह की चीज़ें फेस करने को मिली हैं कि जब भी वो किसी रिलेशनशिप में जाता है, जब भी कहीं पे वो बहुत ज़्यादा अटैच होता है, तो वहाँ उससे वो चीज़ दूर कर दी जाती है, या वो इंसान दूर हो जाता है। जिस भी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ जाता है, वो चीज़ उससे डिस्टेंस पे आ जाती है। अगर वो इस तरह की फीलिंग उसने फेस की हुई होती है, बार-बार उसको ऐसा फील होता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद जब कुछ टाइम रिपीट होती है चीज़ें, और उसके बाद से फिर वो इस तरह की चीज़ों में जाना ही छोड़ देता है, रिलेशनशिप में जाना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि खुशियाँ मुझे यहाँ से नहीं आती हैं, या रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा मैं जुड़ जाऊँ, या मैं अपना बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दूँ उसमें, या किसी भी इंसान पे मैं डिपेंडेंट हो जाऊँ इमोशनली, तो वो इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, या वो मेरे साथ नहीं रुकेगा। कहीं न कहीं वो खुशी उसको खुद से ये फ़ील हो जाता है कि मैं इस रिलेशनशिप में जाके हर्ट हो जाऊँगा, इससे बढ़िया ऐसे मैं जाऊँगा ही नहीं। अगर मुझे ये इंसान मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार करता भी है, लेकिन मेरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि मुझे इस तरह की चीज़ों में हमेशा कहीं न कहीं फेल्योर मिला है, तो इंसान उसमें जाना ही छोड़ देता है। इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं, वो सेल्फ सैबोटाइज़ में आते हैं कि इंसान अपने आप को ही उस चीज़ से दूर कर देता है, कि मुझे जाना ही नहीं है उस चीज़ में। और इसी तरह की चीज़ें जो अब 2 लोग आते हैं, वो इंसान किसी को प्यार करना नहीं छोड़ सकता, लेकिन वहाँ पे जब इंसान सेल्फ सैबोटाइज़ करता है, तो कमिटमेंट के इश्यू आते हैं। इंसान वहाँ पे कमिटेड नहीं रह पाता है, क्योंकि उसे पूरी तरीके से कमिटेड होने के लिए वहाँ पे वो अगर पीछे की चीज़ों को अपने वो भूल के आगे रिलेशनशिप में बढ़ता है, तभी वो कमिटेड हो सकता है। अदरवाइज़ जो पास्ट का उसका अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है, वो उसे कमिटेड नहीं रहने देगा, क्योंकि उसको वहाँ पे एक इश्यू आएगा कि मैं जब भी इसके साथ रहूँ, या जब भी इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाऊँगा, इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा। उसको ये डर बन जाता है एक अंदर से। और अगर इमोशनली वो इम्बैलेंस इंसान है, जिसका मून का खासतौर पे अगर बात करें कि मून अगर वीक है, मन से कमज़ोर इंसान है, तो उसके साथ इस तरह की इनसिक्योरिटी ज़्यादा आती हैं, और उसके अंदर ये फ़ियर्स, ये फ़ोबियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अंदर के इश्यूज़ हैं, वो मैनिफेस्ट करते हैं थर्ड पार्टी। कुछ थर्ड पार्टीज़ ऐसी भी होती हैं, जो हमारे बिहेवियर के कारण, एक के बिहेवियर के कारण दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जैसे अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है किसी से, लेकिन बहुत पजेसिव है, ओवर पजेसिव है, और सामने वाले को पूरी तरीके से वो, मतलब एक पजेसिव इंसान क्या करेगा, वो डिपेंडेंट हो जाता है पूरी तरीके से। वो डिपेंडेंसी में आने के बाद उसको लगता है कि सामने वाला इंसान उसी तरीके से रहे, उसी तरीके से बिहेव करे, या उन्हीं लोगों के साथ रहे जिन लोगों के साथ उसको कंफर्ट मिलता है, देख के उसे कहीं से इश्यूज़ ट्रिगर नहीं होते थर्ड पार्टी के, या इस टाइप से, पजेसिवनेस से इश्यूज़ ट्रिगर नहीं होते हैं। तो वो कहीं न कहीं एक इसको हिडन कंट्रोल की बात करेंगे कि वो कहीं न कहीं अपने कंट्रोल में उस सिचुएशन को रखना चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति इसी तरीके से बिहेव करे, इसी तरीके से रहे, कि वो कहीं भी किसी दूसरे की तरफ जाता हुआ ना दिखाई दे उसे। और ये जो फीलिंग होती है सामने वाले पर्सन को, कोई भी इंसान, कोई भी सोल यहाँ कंट्रोल में रहने नहीं आएँगे। अगर 2 लोग रिलेशनशिप में हैं और फ्रीडम के साथ हैं, एक-दूसरे को फ्रीडम दे के रखा हुआ है, और कोडिपेंडेंसी की जगह अंडरस्टैंडिंग के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ जुड़े हुए हैं, कि सामने वाले पर्सन को भी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से अपने स्पेस में जीने की इच्छा की पूरी इजाज़त है, और खुद भी जिएँ। इसीलिए कहते हैं कि एक सेल्फ लव, एक वर्ड सेल्फ लव हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है। अगर इंसान, सेल्फ लव का मतलब ही यही होता है कि सेल्फ लव, अपने लिए लव। आप अपने लिए जब लव ढूँढते हैं, तो स आपको मन करता है कि आप अकेले बैठ के किताबें पढ़ लें।
कि जितनी देर आप किताबें पढ़ रहे हैं उतनी देर आपने सबको फ्री छोड़ रखा था। आपका सेल्फ लव दूसरों को भी फ्रीडम देता है, आपको भी फ्रीडम देता है। आप अगर खुद से प्यार करते हैं, सोचते हैं कि मैं खुश रहूँ, तो जिस पल आप खुश रहते हैं, आपके घर के अंदर आप वो खुशियाँ बिखेर देते हैं और सामने वाले सभी खुश रहते हैं, क्योंकि एक माहौल आप खुशनुमा क्रिएट कर देते हैं। उसी तरीके से अगर इंसान अपने लिए एक बाउंड्री मेंटेन करता है कि अभी मेरा मन नहीं है, या ये मेरा मी टाइम है, या इस टाइम इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तो जो पसंद नहीं है, वो उसी तरह की चीज़ अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ ही सेल्फ लव होता है। सेल्फ लव अनकॉन्शियस तरीके से नहीं होता। जो अनकॉन्शियस तरीके से सेल्फ लव होता है, वो ज़्यादातर केसेज़ में सेल्फिशनेस के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सेल्फ लव आपको अपने बारे में सोचना सिखाता है, तब सिखाता है जब आप दूसरों का कर करके थक चुके होते हैं। और जब आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों के बारे में सोचना नहीं शुरू कर देते हैं। इस जब ये सेल्फ लव लेके आते हैं अपने रिलेशनशिप में, आप खुद को भी करते हैं और सामने वाले को भी आप उसके लिए एनकरेज कर सकते हैं कि अपना भी फ्री टाइम लो। जब 2 लोग एक साथ रहते हैं, एक ही जगह पे अगर 24 घंटे में बात करें, कोई भी काम करते-करते इंसान अगर 8 से 10 घंटे लगातार काम करता है, तो थोड़ा-सा ब्रेक लेता है। अगर ये टाइम टू टाइम ब्रेक दोनों के दोनों लेते रहें, खुद को रिजुविनेट करें, तो फ्रेशनेस के साथ उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अगर चलते हैं कि जैसे मुझे ज़रूरत है, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कोडिपेंडेंट हूँ, पॉसेसिव हूँ, तो उस पॉसेसिवनेस को समझना कि मेरे अंदर ये पॉसेसिवनेस है, सामने वाला पॉसेसिव ये ज़रूरी नहीं है। और मेरी पॉसेसिवनेस कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी फ्रीडम को छीन रही है। और इसी तरीके से धीरे-धीरे चीज़ें काम करने लगती हैं इसमें रिलेशनशिप में, और इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होती है। कई जगह थर्ड पार्टीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि एक इंसान जो पॉसेसिव इंसान है, कोई भी इंसान किसी की भी पकड़ में नहीं रहना चाहता, वो फ्री रहना चाहता है। जब एक इंसान पकड़ता है, तो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगता है दूसरा इंसान। और जो दूसरा इंसान पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगता है, तो पकड़ से छूट के वो अकेला तो रहेगा नहीं, या तो कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरीके से अकेले ही रह लेते हैं कि नहीं जाना किसी और में। लेकिन ज़्यादातर होते हैं कि एक से रिलेशनशिप छूटे, दूसरे में चले जाते हैं। तो वहाँ पे थर्ड पार्टी कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी या जो अंदर एक हमारी एक पॉज़ेसिवनेस के जो इश्यूज़ हैं, वो डेवलप कर देती हैं। अगर इंसान इन्हीं पे बैलेंस करते हैं, और ये पॉज़ेसिवनेस के इश्यू भी किसी मेल में या फीमेल में भी इम्बैलेंस के कारण आते हैं। अगर किसी भी इंसान का मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड इम्बैलेंस है, तो उसके अंदर आएगा। अगर मैस्कुलिन साइड ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ओवर एक्टिव रहे, तो इमोशंस की कदर करना भूल जाता है। और फेमिनिन साइड ओवर एक्टिव हो जाए, तो वो कोडिपेंडेंसी के शिकार हो जाते हैं। उनको सामने वाले के सिवाय, जब तक पूरी दुनिया उसमें ही सिमट गई है, उसके सिवाय कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे ही वो बैलेंस होते हैं, मतलब अगर इंसान अपने उसमें मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में भी था और मैस्कुलिन एनर्जी में भी आ गया, उसने अपने बैलेंस को बना लिया, अपने लिए भी कुछ काम ढूँढ लिया, अपने तरीके से भी लाइफ़ को जीना शुरू कर दिया, सामने वाले को थोड़ी-सी फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से अगर सामने जो मैस्कुलिन एनर्जी में रहने वाला इंसान है, अगर मैस्कुलिन एनर्जी के सिवाय थोड़ा-सा नर्चरिंग वे में आ जाता है, तो जो फेमिनिन है, उसको एक नर्चर केयर करने वाला इंसान मिलता है, उसकी जो प्रोटेक्टिव फीलिंग वो चाहता है सामने वाला पर्सन, वो मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब दोनों के दोनों बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं, तो रिलेशनशिप कहीं ज़्यादा बेहतर चलता है। जब दोनों अपने तरीके से अपनी लाइफ़ को जीना भी जानते हैं, अपने लिए स्पेस लेना भी जानते हैं, दूसरों को स्पेस देना भी जानते हैं, और समय आने पे एक साथ खड़े होना भी जानते हैं। तभी ये रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छे से मेंटेन हो पाते हैं और आगे चल पाते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम अपने फ़ियर, अपने अबंडनमेंट इश्यूज़, अपनी इनसिक्योरिटीज़ से फ्री होते हैं, तो हमारी लाइफ़ में ये थर्ड पार्टीज़ भी मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। वो मैनिफेस्ट एक्चुअली इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारे अंदर इश्यूज़ होते हैं। अगर हमारे अंदर इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी कहीं न कहीं फैमिली को थर्ड पार्टी बना देता है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आता, तो वो कहीं न कहीं हेल्प लेने पर चला जाता है। किसी न किसी से हेल्प लेता है, वो थर्ड पार्टी की तरफ बिहेव करने लगते हैं। अगर आपस की अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो, जहाँ पे 2 लोगों का काम आपस में ही बात करके चल जाता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो कोई भी मायका हो, ससुराल हो, जैसे बंदा एक्चुअली मैं बात इसलिए करती हूँ कि इन जनरल मैंने अभी जो भी मैंने भी जितने केसेज़ देखे हैं ना, उनमें भी इस तरह के इश्यूज़ वही देखे हैं, और जो हम लोग एक्चुअली रहते हैं समाज में, और समाज में इस तरह की चीज़ें ही सामने ज़्यादा आती हैं कि कहीं फैमिली में मायके वालों ने रोल निभा दिया, कहीं ससुराल वालों ने रोल निभा दिया, और 2 लोग अलग हो गए। डिवोर्स के केसेज़ बढ़ते चले जाते हैं। कई बार होता है कि अपने अंदर के इश्यूज़ को इंसान फेस नहीं कर पाया और डिवोर्स हो गया। एक-दूसरे को नहीं समझ पाए, उसकी वजह से डिवोर्स हो गया। जो अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, ये सारी चीज़ें वो डेवलप कैसे होती हैं? जब इंसान अपने ऊपर अपने तरीके से काम करता है, और जब वो अपने अपने तरीके से दोनों लोग काम करके एक-दूसरे के साथ रहेंगे, तीसरे की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है फिर। तो जब तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे कोई तीसरा आना भी चाहे, तो उसकी बाउंड्री बनाई जा सकती है कि हमारा मैटर है, हम उसे सुलझा लेंगे। जब ज़रूरत पड़े, तो किसी ऐसे पर्सन से मिले जो बायस्ड ना हो, ना वो आपको जाने, ना आप, जैसे रिलेशनशिप कोचेज़ हैं, अगर हम जैसे मेरे पास भी कुछ केसेज़ आए, जिनमें एक निष्पक्ष रूप से देखना जो कहा जाता है कि अगर एक कोच क्या करता है कि वो निष्पक्ष रूप से दोनों के केसेज़ को देखता है। सामने वाले जो भी लोग हैं, उन उसे कोई मतलब नहीं होता, वो निष्पक्ष तरीके से उसको देखता है और उसके बारे में वो बताता है कि कैसे, कहाँ, कौन-कौन सी प्रॉब्लम है, और दोनों की प्रॉब्लम्स को बताने में उसे कोई झिझक नहीं होती कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, या ये मेरा फेवरेट पर्सन है, ये मेरा फेवरेट नहीं है। कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते हैं। जैसे कुछ केसेज़ हैं जो मेरे उसमें भी आए थे, तो 2 लोग की अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप को मेंटेन करना, अपनी कम्युनिकेशन को बैलेंस करके रखना, और अपने अंदर के इश्यूज़ को क्लियरली कहना कि मेरा ये इश्यू है। कई बार होता है कि हम लोग तीसरे को बता देते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, जो सामने वाला पर्सन है उससे कह ही नहीं पाते। इसलिए नहीं कि सामने वाला समझेगा नहीं, हम ये मान के चल रहे होते हैं कि जिससे हम बात कर रहे हैं, वो समझेगा नहीं इस चीज़ को, और हम तीसरे पर्सन को ढूँढ के तीसरे पर्सन के पास चले जाते हैं बताने के लिए कि हमारी ये प्रॉब्लम है। उसकी वजह से कई बार होता है कि तीसरा पर्सन, एक्चुअली आज की डेट में देखा जाए,
तो थर्ड पार्टी जो भी रहती है, वो ज़्यादातर थर्ड पार्टीज़ ऐसी ही मिल जाती हैं जो अपना मोटिव वहाँ देखना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे आपका और सामने वाले का रिलेशन तो साइड हो जाता है, थर्ड पार्टी का मोटिव एक्टिव हो जाता है। तो वो चीज़ें देखने के लिए ज़रूरी है कि आपको इन थर्ड पार्टी से अपने रिलेशनशिप को हमेशा बचा के रखना चाहिए, चाहे कोई भी रिलेशन हो आपका। वहाँ पे 2 लोगों की बातें हैं, 2 लोगों का रिलेशन है, तो 2 ही लोग होने चाहिए, तीसरा नहीं। और इस चीज़ का ख्याल रखने के साथ ही ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे कम होने लगती है, क्योंकि हम क्लियरली बात करना शुरू कर देते हैं अपने मैटर्स पे कि हमारे बीच में क्या इश्यूज़ हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है और तुम्हें क्या नहीं पसंद है। मैं भी उस पे काम करूँ, तुम भी उस पे काम करो। जब ये चीज़ें इस तरीके से क्लियर बात होती है, तब जाके कहीं ये चीज़ें सॉल्व होती हैं। अगर आप मेन इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों के मन में ये चीज़ हो कि रिलेशनशिप सुधरे, और जब दोनों के अंदर अगर खास तौर पे अगर इच्छा है कि रिलेशनशिप सुधर जाए, तो उसमें दोनों को एक साथ काम करने की ज़रूरत है। किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने से वो चीज़ें उस तरीके से सॉल्व नहीं होती, जिस तरीके से हमें सॉल्व होती हुई दिखाई देती है। 2 लोगों का रिलेशन है, तो 2 ही लोग रहें, तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बातों को क्लैरिटी के साथ करना और एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एक हर लेवल पे कम्युनिकेट करना, क्योंकि जो भी आपके बीच का इश्यू है, वो दोनों का इश्यू है, किसी एक का नहीं है। तो बात चाहे जैसी भी है, जहाँ लगता है कि ये बातें हम नहीं कह पाएँगे या सामने वाला समझ नहीं पाएगा, उसके लिए भी एक चांस लेना बनता है। पहले एक चांस लें कि क्या पता सामने वाला समझ ले। अगर ना समझे तब आप किसी तीसरे के पास जाएँ, तब आप किसी तीसरे को इन्वॉल्व करें। 2 के रिलेशनशिप में किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने से कभी भी वो बेनिफिट नहीं मिलता, जो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच।